आज हमारे साथ में एक ऐसा शख्स जिसकी बहादुरी, जिसकी निर्भीकता, जिसकी निडरता और जिसकी बेबाकी और जिसकी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, ये तमाम अलंकार जितने मैंने लगाए हैं, शायद भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था बनी है, जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जिन विचारों पे, जिन आदर्शों पे पार्टियां चल रही हैं, उन राज सत्ताओं को न निष्ठावान चाहिए, न निर्माजीक चाहिए, न साहसी चाहिए। उनको ऐसे व्यवस्था में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, या राज्य सरकार के जितने भी अंग हैं, सत्ताएं उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं जो सत्ता के नफेरियस एजेंडे को लागू करते हों। ऐसे में कोई एक पुलिस अधिकारी जो उसने संविधान की शपथ ली है, उस संविधान की शपथ के तहत अगर वो अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, तो ये व्यवस्था और ये सत्ताएं कैसे उसको एक ऐसे हालात में पहुंचा देती हैं जहां वो कुंठित भी होता है, टॉर्चर भी होता है, और कहीं कहीं इसी व्यवस्था के अंदर ऐसे भी लोग बैठे होते हैं जिनके कारण वो आत्महत्या करने तक पे मजबूर हो जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी साहब जनाब शैलेंद्र कुमार सिंह साहब की। आपकी कहानी देश ने अभी चंद दिनों पहले सुनी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार, एक निष्ठावान पुलिस अफसर जब अपनी ड्यूटी करता है तो कैसे उसके साथी उसको मझधार में छोड़ देते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं के चलते उसको मजबूरन 17 साल पहले अपने पद से, अपने परिवार की जान माल इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है। और वो कैसे इस पूरे व्यवस्था के अंदर एक एकाकी जीवन, एक अंधकार में अपना जीवन, एक गुस्से में, एक तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करता है। शैलेंद्र कुमार जी, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इसलिए खासतौर से इस्तकबाल करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात से आहत हूं जब से मैंने आपकी कहानी सुनी है। वैसे हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम से कम आज के दौर में आप अपनी बात, अपने मन की बात, जो आपके साथ हुआ है वो बता सके, क्योंकि टेलीविजन के पास समय कम होता है और वो बाइट पर चलते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि शैलेंद्र कुमार सिंह को आज पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे कैसे ये कड़ी आज यहां पहुंची। आप उन तमाम घटनाओं को देश के सामने कैसे रखना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, आपसे मेरी दरखास्त है, रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भर्ती होते हैं पुलिस में, तो उसमें इस बात पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि संविधान के अनुसार चलना है, और ये कहा जाता है कि कानून का शासन होता है, संविधान के अनुसार ही चलता है, और हम एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती होते हैं, लोक सेवक जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग भर्ती होकर ट्रेनिंग के दौरान आए तो देखा है सब लोग हम लोग को गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहे थे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे कि हम लोक सेवक भर्ती हुए पब्लिक सर्वेंट के रूप में, जब सर्विस में आ गए तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, और जब फील्ड में पोस्टिंग हुई तो हमने देखा वहां पे हम एक पार्टी के सर्वेंट के रूप में दिखे। कोई पार्टी आती है उसके अपने फिक्स अधिकारी हैं, वही लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, और दूसरी पार्टी आती है तो वो अपने लोगों को लेके आती है। और लोकतंत्र का ये बहुत ही कड़वा सच है कि जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुआ था, हकीकत में वो पार्टी सर्वेंट के रूप में हो चुका है। मैं इस बात को अभी समझ नहीं पा रहा था, समझ तो पा रहा था लेकिन आत्मसात नहीं कर पा रहा था।
9.5 साल की मेरी सर्विस थी, जिसमें से 2 साल ट्रेनिंग में कटती है पुलिस की, और 7.5 साल में फील्ड में पोस्टिंग रही। और मैंने देखा सर्विस के दौरान कि हमको जिस काम के लिए कहा जाता है पब्लिक के सामने, जब हम उसको करते हैं ईमानदारी से, तो तत्काल उसको पलटने के लिए एकांत में बोला जाता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो तो पब्लिक के सामने बोला गया है दिखाने के लिए, लेकिन करना हकीकत में ये है। और उसी का खामियाजा ये पूरा घटना है। 2003 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजधानी में कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार और उस समय कृष्णानंद जीवित थे, इनके बीच में क्रॉस फायरिंग हुई। दिन दहाड़े भोर में हुई। भोर में मतलब उजाला हो चुका था। और पूरा शासन को जब ये पता चला तो नींद उड़ गई कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है तो फिर अगर इनको अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, और एक सरकार की इमेज बहुत खराब होगी। हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें मेरा चयन किया गया कि आप इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी आप बनारस में पोस्टेड रहे सिविल पुलिस में, वहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, और आप इन पे अंकुश लगाइए। और इसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई। गिने चुने लोगों की टीम बन पाई, क्योंकि आप जानते हैं मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही और सबका लोग कांपने लगते हैं कि कौन जाए। कांपने इसलिए लगते हैं कि मुख्तार अंसारी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रुंगटा जी का अपहरण किया, 5 करोड़ की फिरौती लेने की बात आई, और उसके बाद भी मार के फेंक दिया। इसके साथ साथ पुलिस के एडिशनल एसपी के ऊपर, उदय शंकर जायसवाल जी के ऊपर इसने फायरिंग की। बनारस के पुलिस लाइन में घुस के इसने सिपाही का मर्डर किया। ये सब बातें सामने आई। आप सकते हैं कि वो कितना दुर्दान था, कितना बेखौफ था कि वो पूरा पुलिस लाइन में घुस के पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष को किडनैप करता है, पैसा भी लेता है, मार देता है, जिसका केस चल रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे जब टीम का चयन करना हुआ तो मुझे भी सोचना तो कौन ऐसा है जो मौके से भाग न जाए, क्योंकि पुलिस में ये भी देखा गया है कि अधिकारी फंस जाता है तो छोड़ के टीम भाग जाती है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, और उस टीम को लेके फिर मैंने इनका सर्विलांस में लिया, इन लोग का नंबर सर्विलांस में शासन की अनुमति से लिया। इसलिए जब शासन की अनुमति से आप लेते हैं सर्विलांस में कोई चीज, तो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होती है और परिस्थिति जाने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में वो मान्य है। और इसी बीच में ये बात प्रकाश में आई जनवरी 2004 में कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव नाम के सिपाही से एक लाइट मशीन गन LMG खरीदना चाहता है, और इसमें सहयोग उसका एक्स गनर जो रिटायर हो गया था, मुन्नर यादव, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ था, वो इसका सहयोग कर रहा था, क्योंकि मुन्नर यादव बाबूलाल यादव का सगा मामा था जो सेना से भागा था LMG लेकर। तो ये पूरा प्रकरण जब सामने आया, मेरी टीम ने इंटरसेप्ट किया, तो हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने और ऊपर बताया, इस पर मीटिंग हुई, और अंत में हुआ कि नहीं, इस लाइट मशीन गन को जिसकी डील होनी थी 25 जनवरी को, ये कहा गया कि इसको आप हर हालत में मुख्तार के पास जाने से पहले रिकवर करिए, क्योंकि अगर उसके पास चली गई तो न जाने कितना खून खराबा होगा। और ये चिंता इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लाइट मशीन गन, आपने पूरा क्राइम का अगर इतिहास उठा लीजिए पूरे इंडिया का, तो ज्यादा से ज्यादा AK-46 या AK-56 का प्रयोग की बात आई है। लाइट मशीन गन किसी क्रिमिनल द्वारा अब तक प्रयोग नहीं किया गया। आतंकवादियों की बात छोड़ दीजिए जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन आम लोगों द्वारा इधर पूरे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, इस तरह के लाइट मशीन गन का कभी प्रयोग नहीं हुआ और न अभी तक हुआ है। ये पहली रिकवरी हमने की थी। तो जब इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको रिकवर करिए, क्योंकि ये लाइट मशीन गन अगर चली गई तो 1 मिनट में ये 500 से ऊपर फायर करेगी, और इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से मुख्तार अंसारी डेस्परेट था
कि हमको किसी तरह से ये लाइट मशीन गन मिल जाए, क्योंकि इसके जो विरोधी थे कृष्णानंद राय, उनकी बुलेट प्रूफ जो थी स्कॉर्पियो, वो राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी, तो राइफल को ये भेद देती है। इसलिए ये लाइट मशीन गन को हर हालत में चाहता था कि मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने विरोधी को मार सकूं। खैर, शासन ने कहा कि इसको किसी तरह रिकवर करिए। अंत में मैंने अपनी टीम के साथ रेड डाला। 24 तारीख की रात में ये फाइनल डील हो रही थी कि सवेरे डिलीवर करना है, पैसा वैसा लेके सब तय हो गया था, 1 करोड़ में सौदा। और मैंने बाबूलाल यादव जो भगोड़ा था, उसको चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश के वहां के एक थाना बलुआ था, वहां से मैंने उसको गांव से पीसीओ पर बात करते समय उठाया, क्योंकि मैं तो उसके लगातार पैरेलल लिसनिंग पर सुन रहा था सब बातें। तो वो पीसीओ से आगे बार बार बात करता था मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों से। तो ये बात जब चल रही थी डील की, तो मैं पास पहुंचा और वहां पे इसको बात करते हुए कंफर्म हुआ कि यही है, और फिर मैंने उसको वहां से दबोचा, कस्टडी में लिया, और मैंने उससे फिर कड़ाई से पूछताछ किया। तो उसने बताया कि ये लाइट मशीन गन मेरे पास नहीं, मेरे मामा के पास है, जो मुख्तार के एक्स गनर है, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए मुन्नर यादव, उनके पास है। फिर इसको लेके मॉर्निंग में, रात में ही मैं पहुंचा मुन्नर यादव के यहाँ। शुरू में नानुकर किया उसने, लेकिन फिर उसको जब लगा कि ये बता चुका है, तो उसने वो चीज लाके हम लोग को दी और रिकवर हो गई। अब ये बात जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, तो लोग इतने खुश हो गए कि ये तो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है शैलेंद्र, बहुत बड़ा काम किया तुमने। और तत्काल सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे शाबाशी देने लगे। और भोर में फिर गए हम लोग जहां रिकवर हुआ था, चौबेपुर थाना था वाराणसी जिला के अंतर्गत, वहां पर एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जो शुरू में लिखी गई, तो उसमें उन लोगों का लगता दबाव था, उसमें पोटा शब्द नहीं लिखा गया था, जबकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, उसकी धाराएं नहीं थी। क्योंकि हम लोग तो रिकवरी मेमो दाखिल करते हैं, मेरे नेतृत्व में मैं ही वादी था उसका था, और मैंने उसको दाखिल किया था। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, पोटा उन लोग अपना जो भी धाराएं हैं संबंधित वो लिखते हैं। तो जो एफआईआर उन्होंने दिखाई कि ये आपकी लिख गई एफआईआर, तो उसमें पोटा शब्द नहीं था, और शायद इन लोगों ने वो एफआईआर ऊपर भेज दी थी कि साहब इसकी कॉपी ओपी जो हुई और जैसे भी सूचना दे दी थी कि ये धाराएं लगी हैं। वो सिंपल आर्म्स एक्ट की धाराएं थी, जो होता है किसी भी आर्म्स रिकवरी में। और इसको दोपहर तक इन लोग नहीं जान पाए। फिर बाद में मैंने उसको भेज के रूल बुक दिखा के और कोटा बढ़वा लिया। रूल बुक के हिसाब से एग्जिस्ट करता था कोटा, और अंत में उन लोग को धारा कोटा लगाना पड़ा। जब कोटा लग गया इस पे, और ये सूचना शाम को फ्लैश हुई मीडिया के माध्यम से, अब पूरा एकदम से सबकी हालत खराब इसलिए खराब हो गई कि आर्म्स एक्ट के तहत जिसके पास आर्म्स रिकवरी हुआ, एमुनेशन रिकवरी हुआ, वो दोषी हुआ। तो जो इसका गनर एक्स था, उसका भांजा था, वो दोषी मुख्तार और ऊपर इनके आकाओं के निगाह। लेकिन जैसे पता चला पोटा लगा है, तो पोटा में बात करने वाला भी उतने दोषी हो गया। अब यहां से मुसीबत शुरू हुई मुख्तार अंसारी की। मुख्तार एकदम से घबरा गया कि तो पोटा लग गया है। इसने अपने तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जो इनके आका थे, उनको संपर्क किया, और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार फिर निर्देश नीचे आने लगे, और मेरे पास फिर वो अधिकारी लोग कहने लगे कि शैलेंद्र ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमने क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए कि पोटा क्यों लग गया? तो हमने कहा सर पोटा लगा नहीं है, पोटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो पोटा तो लगेगा ही। आप पोटा खत्म तो नहीं कर सकते, ये केंद्र का है, तो पोटा तो लगेगा ही। अब पूरा इन लोग हालत खराब, मुझसे कहने लगे, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज है, उस समय मुख्यमंत्री थे, इसको आप खत्म करिए। तो हमने कहा सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, कोई एफआईआर लिखने के बाद खत्म कैसे हो सकती है? आप भी जानते हैं, ना उसको फाड़ा जा सकता है, ना बदला जा सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी आई वो आपके सामने है, बाकी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जो तथ्य मिलेंगे वो आप काम करेंगे, लेकिन एफआईआर नहीं चेंज कर सकते आप। जब ये बात मैंने कही तो इन लोगों को फिर पसीना छूटना शुरू। फिर इन लोगों ने शायद ये बात ऊपर बताई
मुलायम सिंह जी को, जैसा इन लोगों ने मुझे बताया। तो मुलायम सिंह जी को जब इन लोगों ने समझाया तो कि सर बदला नहीं जा सकता, तो मुलायम सिंह ने कहा ठीक है, या इन लोगों ने जो भी रास्ता निकाला कानूनविदों से सलाह लेके, कि शैलेंद्र सिंह अपने बयान में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, दूसरा आईओ इसका करेगा, हम तो वादी थे, उसमें मुख्तार का नाम डाले। फिर इन लोगों ने मुझे संपर्क किया 25 तारीख को ही शाम को रात में कि आप एक काम करिए, ठीक है एफआईआर न बदलिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपने बयान में मुख्तार का नाम मत लीजिए। तो हमने कहा सर क्या ये पॉसिबल है कि हम एफआईआर के वादी हैं, जो मैंने लिखाया है और बयान में हम उससे मुकर जाए? तो क्या न्यायालय में पूछा नहीं जाएगा कि आपने मुख्तार का नाम क्यों नहीं लिखा, जबकि एफआईआर में पहले ही लिखा है आपने, और एविडेंस में टेप में सब कुछ है, आप भी जान रहे हैं, तो कैसे ये बदल सकता है? अब इन लोगों को एकदम से चक्कर आ गया कि ये लड़का तो सुनने से रहा। फिर मैंने इन लोगों की परेशानी देख के मैंने कहा कि लाइए मैं मुख्यमंत्री जी के से बात करके उनको एक्सप्लेन करूं, आप बताइए। तो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो आपसे कि आपकी बात, आपका नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जा रहे हैं और आप नहीं बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है फिर आप लोग जानिए। तो 24/25 की रात में पकड़ा गया, एफआईआर लिखा गया, शाम तक ये सब नाटक चलता रहा और मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हुए कि उसी 25/26 के रात में आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर हो गया और हमारी जो अनऑफिशियल यूनिट वहां बनाई गई थी उसको क्लोज करके बनारस की यूनिट को लखनऊ बुला लिया गया कि आप लोग आ जाइए, वहां कोई काम नहीं है। लखनऊ अब मैं आ गया और यहाँ पे फिर जो नए अधिकारी लोग आए, इन लोग हमको समझाते रहे कि शैलेंद्र नौकरी बहुत है, ऐसे नहीं की जाती है, प्रैक्टिकल हो जाओ, बहुत चीजें अनदेखी करनी पड़ती हैं, ये जो बोला जाता है वही नहीं है, जो दिखता है वो सच नहीं है, पर्दे का पीछे का सच दूसरा है। तो हमने कहा सर पर्दे के पीछे का सच चाहे जो भी हो, लेकिन हम जो चीज लिखे हैं, कर रहे हैं, हम उससे कैसे मुकर जाए? और जब इतना एविडेंस है माफिया के खिलाफ, तो उस एविडेंस को हम क्या करें? क्या हम मिटा देंगे जो शासन के परमिशन से सुना गया है? क्या हम क्या कर लेंगे? तो मेरे रहते तो ये नहीं संभव सर, मैंने स्पष्ट कह दिया। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं रहा था, कोई इनडायरेक्टली समझाने के बहाने हमको धमकाता था, अब माफिया से पंगा ले रहे हो, तुम्हारा जान का खतरा, तुम्हारे परिवार के जान का खतरा है, तुमको मालूम नहीं है, अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए, सबकी निगाह में आ गए तो मुश्किल है नौकरी करना, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तमाम बातें समझाने के बहाने हम लोगों को एक तरह से धमकी देने लगी। और जब मैं नहीं बदला तो मेरे जो टीम थी उस टीम को इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया कि तुम लोग अपने बयान से मुकर जाओ, इनका तो देख लेंगे। लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि वो बयान से मुकरी नहीं और उसने कहा कि सर ने जो किया है हमने उनके नेतृत्व में किया है और हम लोग वही कहेंगे जो सर बता रहे हैं। शैलेंद्र जी एक सेकंड के लिए आपसे एक बात में आपने जो बात बताई उसमें एक तो पूरी जो अब तक आपने बात बताई उसमें यह था कि मुलायम सिंह और राजनीतिक दल और जिस तरीके से ये चाहे वो इलाहाबाद का अतीक हो, चाहे आजम खां हो, चाहे ये मुख्तार हो, ये जितने भी माफिया डॉन है ये किसी न किसी पार्टी के साथ थे। मुलायम सिंह इस बात से खफा थे कि आपने उनके खासम खास आदमी को पकड़ लिया है, वो पोटा में है। तो मुलायम सिंह की नाराजगी तो समझ में आती है कि वो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे लोगों को ये पार्टियां पालती हैं। मेरा सवाल यह है कि आज 17 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या आपको मुलायम सिंह या मायावती या और दूसरे लोग जिन्होंने इस देश में और इस राज्य में खासतौर से एक माफियाओं की फसल उगाई है, जो इनके लिए पैसा भी उगाते हैं, इनके विरोधियों को मारते भी हैं, आपके मन में आज राजनीतिक सत्ताओं से ज्यादा वो सीनियर जो आप ही की तरह शपथ लेकर के इस पुलिस व्यवस्था में आए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, उन्होंने जितनी बातें आपने की उसमें कुछ तर्क से मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये कहा कि नौकरी चली जाएगी, घर परिवार होता है, सच कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, बदनाम हो जाओगे, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त कोई भी ऐसा सिंसियर ओबीडेंट नहीं था जिसने भारत के संविधान की शपथ के प्रति निष्ठा दिखाई हो? हर एक आदमी ने, जो आपने शुरू में कहा कि हम आते हैं पब्लिक सर्विस
थे और फिर हम गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, फिर बाद में पार्टी के, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक बड़ी व्यवस्था में ऊंचे पदों पर इसी तरीके से लोग राजनीतिक स्वार्थों के तहत बिठाए जाते हैं, जिन्होंने आपको ज्यादा प्रेशराइज किया, जिन्होंने आपको ज्यादा डराया, तो वो बड़े दोषी हैं या राजनीतिक दल बड़े दोषी हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी बात कहें। बिल्कुल आपने सही कहा। जो इस तरह की सरकारें चलती हैं शॉर्टकट के माध्यम से, यानी माफिया अपराधियों के सहयोग से, इन लोगों का एक ये मिशन कह लीजिए या मोटिव होता है कि हम इस तरह से नजीर पेश करें कि कोई हिम्मत न करे, जैसे इन लोगों ने किया कि जिस दिन मैंने पकड़ा दूसरे दिन पूरे आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि अगर कोई बीच में बोला तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा। सब लोग ये सोचते हैं कि इतने लंबी नौकरी है और हम लोगों को किसी तरह काम करना है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारा करियर, यानी जो लोग चुन के आते हैं, अरे ये सर्विस में सेलेक्ट होके आते हैं शपथ लेके, उनका करियर इनके हाथों में रहता है। तो ऐसी दशा में हर कोई चाहता है कि हम कम से कम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। बाद में वो सोचता है कि हमने कौन सी शपथ ली है। कितना दबाव होता है। आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे अधिकारियों के हैं, ये तो मेरी चर्चा हो गई इसलिए है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके परिवार को, जिनके तमाम करियर को चौपट कर दिया गया और कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। सब ये सोचते हैं यार हमसे क्या मतलब, हम क्यों बीच में अपना हाथ जलाएं। बी प्रैक्टिकल, एक बड़ा शब्द यहाँ यूज हो जाता है, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल, तो ये चीज जो आ गई है कि बी प्रैक्टिकल, और बी प्रैक्टिकल होते होते ही हम लोग पब्लिक सर्वेंट से गवर्नमेंट सर्वेंट और फिर पार्टी के सर्वेंट हो गए कि भाई अपनी जान बचाओ। और जब एक सरकार इस तरह से तुल जाए कि हम किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो हिम्मत नहीं होती किसी के बोलने की। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैंने ये पकड़ा तो दूसरे दिन, मतलब 24/25 की रात में पकड़ा, मॉर्निंग में 25 में भोर में एफआईआर दर्ज हुई और उस दिन विधानसभा चल रही थी उत्तर प्रदेश की और स्थगित हो गई हंगामे के कारण। विपक्षी पार्टियों ने बहुत इस पे हो हल्ला किया और विधानसभा स्थगित हो गई। मुलायम सिंह जी विधानसभा में नहीं थे, कहीं बाहर थे। लोगों ने विधानसभा स्थगित करा के कहा कि जब तक मुख्यमंत्री ने आएंगे नहीं, बयान नहीं देंगे, तब तक नहीं चलेगी। मुलायम सिंह जी शाम के समय आए विधानसभा में और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर ये कहा कि एक अदना सा अधिकारी हमको सिखाएगा कि सरकार कैसे चलती है। सरकार हम चलाते हैं, हम जनता से चुनकर आते हैं, सरकार हम लोग हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं, ये हम जो कहेंगे उसको करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग संविधान के प्रति शपथ लिए थे वो तो कोई बात ही नहीं करता है, नियम कानून की कोई बात ही नहीं करता है। अब तो सर्वाइवल की बात होती है कि आप कैसे सरवाइव करोगे। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो मुझसे लोगों ने पूछा कि उन्होंने ये कहा है आप क्या कहेंगे। ये मेरे इस्तीफे की बात थी, तब तक की बात नहीं थी। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूं, जब मैंने 15 दिन बाद इस्तीफा दिया था तब की ये बात थी कि बहुत हंगामा हो गया था। ये 11 फरवरी को मैंने इस्तीफा दिया था, 12 फरवरी की बात है 2004। और जब ये सब बोला मुलायम सिंह ने, तो मैंने उस पर, जब मैं तो इस्तीफा देके बाहर आ गया था, मुझसे मीडिया ने पूछा कि शैलेंद्र जी आपका इस पर क्या कहना है। तो हमने कहा आप लोग टेक्निकल चीज भूल रहे हैं कि सरकार के अंग हम लोग भी हैं। अथॉरिटी शब्द जो यूज की जाती है उसमें राष्ट्रपति से लेकर एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी अथॉरिटी में आता है। आप सूचना, जब कानून बना तो जो अथॉरिटी से हुआ ना कि सरकारी अथॉरिटी से आप सूचना मांग सकते हैं, तो उस अथॉरिटी शब्द को जब परिभाषित किया गया तो उस अथॉरिटी में राष्ट्रपति से लेकर और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सरकारी भी है अथॉरिटी। तो ये लोग भूल गए कि हम लोग भी उस सरकार के अंग हैं, कार्यपालिका के अंग हम लोग हैं। कार्यपालिका केवल चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं है, हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये कैसे हम मान लें कि जो ये कह देंगे उल्टा सीधा वो हम मान लेंगे। बहस तो इस पे होनी चाहिए।
कि कल को कोई भी किसी तरह का चुन के आ गया, दुर्भाग्यवश हमारे चुनाव की प्रणाली ऐसी है कि किसी न किसी को धमका के कैसे भी मैनिपुलेट करके अगर चुन के आ गया तो मनमानी वो करेगा। और इसीलिए न्यायालय बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में जब यही बात PIL में गई मेरे इस्तीफे के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह जी से पूछा नोटिस इशू करके, और इन लोग को जवाब देते नहीं बन रहा था। दुर्भाग्य से उस समय मैं लड़ने की स्थिति में नहीं था न्यायालय में, नहीं इतने पैसे थे मेरे पास कि मैं घूम जाके अपनी बात कह सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने रिजिग्नेशन के बाद, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी हमको टिकट दे रही थी एक्सेप्ट सपा को छोड़ के, मैंने किसी का टिकट नहीं लिया और बनारस से इंडिपेंडेंट लड़ा। मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूं और बनारस से मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। यहां तक कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया भी, मैं नहीं गया मिलने किसी से। बहुत बढ़िया, प्रेस ने ये लिखा कि शैलेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली रवाना, हिंदुस्तान समाचार का मुझे याद है फ्रंट पेज पर बनारस में छपा। तो मैंने फोन करके पूछा उनके संपादक महोदय से कि सर मैं तो बनारस में हूं, आपने लिखा दिल्ली रवाना। तो उनका मालूम क्या खंडन छपा कि हम लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो बिल्कुल चले जाएंगे, कोई भी होगा चला जाएगा। तो हमने कहा देखिए, मैं इस्तीफा देके केवल एक प्रश्न हम जनता से पूछने आए हैं कि क्या लोकतंत्र में जो असली शक्ति आपके पास है, क्या आप लोगों ने अपनी शक्ति ऐसे लोगों को डेलीगेट कर दी है जो माफियाओं के कहने पर सरकार चला रहे हैं? ये तो केवल मुहर लगा रहे हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि, माफिया पीछे से बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, और ये केवल मुहर लगा रहे हैं। और राजनीति के जो इस्तीफा है उसमें मैंने लिखा कि राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि मुख्तार या इस टाइप के जैसे लोग, किसी एक नाम की जरूरत नहीं है, इन लोग अब सरकार को निर्देश दे रहे हैं और हम जैसे लोगों को निर्देश दे रहे हैं उनके माध्यम से। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता, चाहे जो हो इसके लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, केवल इसी बात पे लिए लड़ा कि जनता से इस प्रश्न को पूछूं। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के सुनीता आयरन जी थी संपादक, उन्होंने संपादकीय में लिखा कि वोटर्स टेस्ट, और वाराणसी में वोटर्स का टेस्ट है, शैलेंद्र का नहीं टेस्ट है। और इस चीज को पब्लिक ने बहुत मुद्दा उठाया भी। ये अलग बात है कि हार जीत कैसे होती है, हम नहीं जीतते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन मैंने एक मुद्दा रखा सबके सामने। तो ये आज बहस का मुद्दा होना चाहिए कि क्या हम ऐसी पार्टियों को जितावें जो माफियाओं के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है और खुलेआम सदन में और सदन के बाहर बोले कि अदनाधिकारी क्या कर लेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी करना है। रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट की परिभाषा उनकी व्यक्तिगत कोई कंपनी हो गई लिमिटेड कि जो जैसे चला लेंगे। हम जनता के लिए चुने हैं, हमको शपथ दिलाई जाती है कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो उनके लिए हित के लिए बैठे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं हम बैठे। तो ये मेरा उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैंने रखा जनता के